नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मंजू ज्ञान धारा पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हिंदी पेडागोजी हमारी चल रही है स्पेशल आज स्टेट के लिए। आज का हमारा चैप्टर है भाषा बोध, श्रवण, मौखिक पठन एवं लेखन में प्रवीणता का मूल्यांकन। क्लास नंबर 7 है। हिंदी पेडागोजी में हमने 6 क्लास को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देखा है तो चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर प्लीज़ देख लेना, आपके लिए उपयोगी क्लासें हैं। आज हम जानेंगे भाषा बोध के अंदर श्रवण, मौखिक और पठन लेखन में प्रवीणता का मूल्यांकन, यानी भाषा बोध के अंदर मूल्यांकन का क्या महत्व है, मूल्यांकन क्या है, क्या अच्छे मूल्यांकन के गुण हैं, सब एक इजी वे में मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर देना। पहली बार मेरे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आने वाली ऑल नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच जाए। तो सबसे पहले हम जानेंगे यानी आंकलन, आंकलन और मूल्यांकन में क्या अंतर है। आंकलन किसे कहते हैं, मूल्यांकन किसे कहते हैं, यानी असेसमेंट क्या है, एवुलेशन क्या है। तो आंकलन किसी के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आंकलन कहलाती है। किसी के बारे में जानकारी को इकट्ठा करना क्या कहलाती है, आंकलन कहलाता है। ठीक है, असेसमेंट भी आप बोल सकते हो। ये कब होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जो हमारी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है उसके दौरान आंकलन क्या है, चलता रहता है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जब तक मतलब जब से विद्यालय का जो टाइम होता है वो स्टार्ट होता है, उससे लेकर ईयर का जो अंत एंड होता है ना, उस तक उसके दौरान क्या होता है, ये सब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके द्वारा बच्चे के बारे में जानकारी को इकट्ठा किया जाता है, भी कहाँ किस क्षेत्र में बच्चे ने कैसा अपना वो कार्य किया है। ये आंकलन एक प्रकार का सोर्स प्रक्रिया होती है। आंकलन अधिगम को इम्प्रूव करने का एक अच्छा तरीका होता है। अधिगम को, आंकलन क्या होता है, अधिगम यानी सीखने को क्या करता है, सीखने को इम्प्रूव करने का एक अच्छा तरीका होता है। ठीक है, अधिगम का मतलब होता है लर्न करना, किसी चीज़ को सीखना। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने का सबसे अच्छा तरीका किसको माना जाता है, आंकलन को, असेसमेंट को माना जाता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब आप देखो आंकलन का प्राइमरी ऑब्जेक्ट यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। आंकलन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, किसी कंसेप्ट को लेकर बच्चे के माइंड में अगर कंफ्यूज होता है, किसी कंसेप्ट को लेकर बच्चे के माइंड में अगर कंफ्यूज होता है तो उस कंफ्यूज को दूर करने का मुख्य उद्देश्य किसका होता है, आंकलन का होता है। यानी किसी बात को लेकर, जैसे अभी अर्जन और अधिगम में क्या अंतर है, इस बात को लेकर अगर किसी बच्चे के माइंड में कोई कंफ्यूज चल रहा है तो इस कंफ्यूज को दूर करने का कार्य है या मुख्य उद्देश्य किसका होता है, असेसमेंट का होता है, यानी आंकलन का होता है। आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, आंकलन के आपसे टाइप्स यानी प्रकार पूछ ली जाए तो आपको बताना है, दो होते हैं। ठीक है, आंकलन कितने प्रकार का होता है, नंबर एक क्वेश्चन ये से निकलता है। ये आंकलन है वो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, रचनात्मक आंकलन और योगात्मक आंकलन। ठीक है, रचनात्मक और योगात्मक आंकलन। आंकलन के प्रकार कितने प्रकार, दो प्रकार का होता है। एक तो होता है रचनात्मक आंकलन, एक होता है योगात्मक आंकलन। अब रचनात्मक जो आंकलन होता है वो क्या होता है, ठीक है, इसको अच्छे से जानेंगे, उसके बाद जानेंगे योगात्मक आंकलन क्या है। तो देखो रचनात्मक आंकलन जिसे आप फॉर्मेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हो। फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है, पढ़ाने के दौरान किया गया आंकलन ही पढ़ाने के दौरान किया गया आंकलन ही क्या कहलाता है, रचनात्मक आंकलन कहलाता है। ये बच्चे के बारे में जानकारी को इकट्ठा करने का एक बेस्ट तरीका होता है। इसमें क्या होता है, जो हमारे सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया चलती है उसके दौरान जब हम बच्चे को किसी चीज़ के बारे में पूछते हैं या किसी क्वेश्चन के बारे में पूछते हैं, जैसे कल मैंने आपको भाषा स्किल पढ़ाए, तो मैं आपसे जब मैं आपको पढ़ा रही हूँ और आप सुन रहे हो
ये हमारे पढ़ने की जो प्रक्रिया चल रही है उसके बीच में जब मैं आपसे कोई प्रश्न करती हूँ, भी कल मैंने आपको भाषा के कौशल या स्किल पढ़ाए, भाषा के कौशल कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, मनोवैज्ञानिक क्रम क्या है, ये सब मैं आपसे पूछूंगी और आप आंसर देते हो, तो इसको क्या कहते हैं? रचनात्मक आंकलन कहते हैं। या फिर उससे पहले अध्यापक अपनी तैयारी जब करता है, कक्षा में आने से पहले जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है उससे पहले जब अध्यापक खुद अपने लिए तैयारी करता है, वो भी क्या होता है, इस फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर ही इंक्लूड होता है, आपको ध्यान रखना है। यानी ये ड्यूरिंग होता है, के दौरान, पढ़ाने के दौरान किए जाने वाला आकलन होता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल के आधार पर अगर हम देखें तो क्लास में बच्चों के साथ एक से अधिक ऐसे प्रश्न करना जो एक से अधिक आंसर हो, या फिर क्लास में बच्चों के साथ डिस्कस करना आदि, ये इसमें आते हैं, ठीक है। योगात्मक आंकलन जिसे समेटिव असेसमेंट भी बोल सकते हो आप। समेटिव असेसमेंट क्या है? ये साल के अंत में किए जाने वाला आंकलन होता है। इसमें क्या होता है, हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस यानी जो सीखने सिखाने की क्रिया है वो क्या हो जाती है, पूरी हो जाती है। साल का जो अंत होता है उसके लास्ट में हमें देखना होता है भी बच्चे ने क्या सीखा, कितना कुछ प्राप्त किया, खेल में बच्चे का क्या योगदान रहा, या फिर किस क्षेत्र में बच्चे ने कौन सी उपलब्धि है वो प्राप्त की, ये सब जानने के लिए साल के अंत में किए जाने वाला होता है। इसमें क्या होता है, अर्धवार्षिक और वार्षिक जो परीक्षाएं होती हैं उसका आकलन किया जाता है। ईयरली ऑफ आप ईयरली जो अर्धवार्षिक और वार्षिक जो पेपर होते हैं उससे जांचने के लिए समेटिव असेसमेंट करना जरूरी होता है। ध्यान रखना ये साल के अंत में किया जाता है, जब हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है वो उसका अंत हो जाता है ना, उस टाइम ये क्या किया जाता है, समेटिव असेसमेंट किया जाता है, ठीक है। जो CCE है वो प्राथमिक स्तर पर आपसे पूछ लिया जाए कितने प्रकार का होता है और एक सत्र में कितना होता है, तो ध्यान रखना है आपको। CCE प्राथमिक स्तर पर दो प्रकार के होते हैं, एक तो निर्माणात्मक जिसे आप रचनात्मक भी बोल सकते हो, यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी अफे भी बोला जाता है आज के ट्रेंड के हिसाब से, अफे और असे के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अफे यानी वो होता है जो मतलब जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होती है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, उसके दौरान बच्चे को मतलब कुछ क्वेश्चन करना या कुछ पूछना या उसमें और ज़्यादा सुधार करना, उसके माध्यम से चलता रहता है। ये साल में यानी एक सत्र में कितना होता है आपसे पूछ लिया जाए, भी निर्माणात्मक या रचनात्मक या फॉर्मेटिव असेसमेंट है वो साल में एक सत्र में कितने होते हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। कितने बार होते हैं, 4 होते हैं। और कुल इनका अगर आपसे इसमें पूछ लिया जाए तो कितना परसेंट होता है, 40% होता है, और 4 10% के होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये योगात्मक जो ऐसे के नाम से जाना जाता है, ये 60% होता है, और ये साल में ये बदलते रहते हैं। लेकिन अभी वर्तमान के अंदर आपसे पूछ लिया जाए तो कितने होते हैं साल में, 3 होते हैं। कौन कौन से 3 होते हैं, कितने नंबर के, 20-20% के होते हैं, आपको ध्यान रखना है। 3 कितने कितने होते हैं टोटल, आपसे योगात्मक यानी असे समेटिव असेसमेंट का अगर आपसे पूछ लिया जाए टोटल मार्क्स कितना होता है, तो 60% का होता है। और आपको पूछ लिया जाए भी पूरे सत्र में ये कितने होते हैं, तो 3 होते हैं और 20-20% के होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। योगात्मक आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है सत्र में, एक सत्र में 3 होते हैं, और रचनात्मक या ये पूछा जाए तो एक सत्र में 4 होते हैं, तो 10-10% के होते हैं। कुल अगर परसेंट पूछा जाए तो 40 होता है, इनका कुल परसेंट पूछा जाए तो 60 होता है। और 3 जो होते हैं वो किस हिसाब से बटे हैं, देखो प्रथम, द्वितीय और तृतीय। प्रथम में लगभग 45% का सिलेबस आ जाता है, यानी जब स्कूल स्टार्टअप होता है, जब सितंबर का जब महीना होता है उस टाइम ये होता है, जो 45% इसमें सिलेबस है वो क्लियर हो जाता है। देन उसके बाद जो द्वितीय होता है ना, वो सेकंड जो योगात्मक अस्य होता है, वो लगभग 40% सिलेबस पर होता है, और जनवरी के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है। पहला पूछा जाए तो सितंबर महीने में होता है, दूसरा क्या होता है, जनवरी महीने में होता है, तीसरा
जब 40 और 45 ये देखो आप इतना परसेंट हो गया सिलेबस, अब कितना सिलेबस बचा, 15% सिलेबस बचा है। वो तीसरा जो होता है ना ऐसे समेटिव असेसमेंट, लगभग 15% सिलेबस भी होता है। ये बोर्ड की परीक्षा से पूरा होता है, इसका कोई समय सीमा यानी इसकी निश्चित नहीं होती है भी किस समय किया जाएगा, यानी बोर्ड की परीक्षा से पूरा होता है। जब बोर्ड की परीक्षा होनी होती है उससे कुछ समय पहले ये होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये था आकलन, लेकिन आज का मेन मुख्य हमारा चैप्टर क्या है, भाषा की जो समझ और प्रवीणता में मूल्यांकन का क्या महत्व है, ये हम करेंगे। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है विमापन क्या होता है, आकलन क्या होता है, या मूल्यांकन क्या होता है। मापन यानी मेजरमेंट जिसको बोलते हैं, जिसमें केवल मात्रा का पता। आकलन यानी किसी गणना करना होता है, किसी संख्या को बच्चे ने कितने नंबर प्राप्त किए, ये आकलन होता है, जिसको असेसमेंट बोलते हैं। और जो मतलब मूल्यांकन होता है ना, एवल्यूएशन, इसमें क्या होता है, संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच की जाती है, संपूर्ण व्यक्तित्व को जांचा जाता है। तो अब आप देखो मूल्यांकन क्या है, कितने शब्दों से मिलकर बना है मूल्यांकन या एवल्यूएशन। अगर आपसे पूछ लिया जाए, सबसे पहले तो एक नंबर पर क्वेश्चन देखो आप, परीक्षा की दृष्टि से भी, मूल्यांकन शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो राइस मोदी द्वारा दिया गया। मूल्यांकन शब्द का प्रयोग है सबसे पहले किसने किया, राइस मोदी जी ने किया। मूल्यांकन कितने शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, यानी मूल्य धन अंकन से मिलकर बना है। मूल्यांकन दो शब्दों से मिलकर बना है, मूल्य प्लस अंकन, आपको ध्यान रखना है। मूल्य का अर्थ होता है शैक्षिक मूल्य से, और अंकन का अर्थ होता है मापना। मूल्य का अर्थ क्या होता है, मूल्य का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो शैक्षिक मूल्य, और अंकन का शाब्दिक अर्थ पूछा जाए तो आपको बताना है मापना होता है, ठीक है। नेक्स्ट में देखो, राइस मोदी जी के अनुसार मूल्यांकन की परिभाषा भी, मूल्यांकन कैसा है, बालक की शारीरिक मानसिक दक्षता की परख या जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। राइस मोदी जी क्या कहते हैं, ये सेंटेंस दे दिया जाए भी, बालक की शारीरिक एवं मानसिक दक्षता की परख या जांच करना ही मूल्यांकन कहलाता है। ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो आपको ध्यान रखना है राइस मोदी जी के द्वारा दी गई है, ठीक है। भी बालक की शारीरिक और मानसिक, बालक की शारीरिक और मानसिक दक्षता को परखना या जांचना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट में परिभाषा देखो मोपात की। मोपात जी क्या कह रहे हैं, मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मूल्यांकन क्या है, मोफात के अनुसार निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। और जो सतत शब्द का प्रयोग आपसे पूछ लिया जाए भी, सबसे पहले सतत शब्द का प्रयोग किसने किया, क्वेश्चन नंबर ध्यान दें भी, सतत शब्द का प्रयोग सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए तो आपको बताना है मोफात ने किया। किसने किया, मोफात ने किया। अगर आपसे परिभाषा पूछ ली जाए भी, मूल्यांकन एक निरंतर, यानी जो हमारी टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है स्कूल के स्टार्टअप से लेकर जो स्कूल का जब एंड होता है, बीच में सीखने सिखाने की जो क्रिया चलती है, उसके बीच में जो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है मूल्यांकन, ऐसा मानना किसका है, मोफात का मानना है, ठीक है। कोठारी आयोग क्या कहते हैं, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन क्या है, कोठारी आयोग का मानना है कि मूल्यांकन एक सतत, सतत का मतलब ही निरंतर होता है, लेकिन इतना ही चेंज किया, आपको ध्यान रखना है। मोफात की परिभाषा है तो शब्द आएगा निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, अगर कोठारी आयोग का नाम आएगा तो सतत चलने वाली प्रक्रिया। भाषा से मिलती जुलती है लेकिन एक शब्द का अंतर है, आपको ध्यान रखना है। कोठारी आयोग ने लिखा है कि मूल्यांकन एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन मोफात जी ने लिखा है कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार यानी कभी नहीं रुकने वाली, निरंतर चलने वाली। सतत शब्द का प्रयोग आपसे पूछ लिया जाए तो सबसे पहले किसने किया, मोफात ने किया, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी, कोठारी आयोग है वो कब गठन हुआ, 1964 में गठित हुआ, रिपोर्ट कब आई, 1966 में आई, प्रथम अध्यक्ष कौन बने, दौलत सिंह कोठारी बने, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एवल्यूशन, मूल्यांकन मूल्यांकन क्या है, किसी विषय वस्तु व्यक्ति आदि के गुणों दोषों का विवेचन करके उसके संबंध में सही निर्णय करना ही मूल्यांकन कहलाता है। कोई वस्तु है, व्यक्ति है,
कोई विषय है उसके दोष गुणों को अच्छे से जानकर सही से उसके बारे में निर्णय लेना ही क्या कहलाता है, मूल्यांकन कहलाता है। ठीक है। अब आपसे पूछ लिया जाए भी मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, तो मूल्यांकन के अगर आपसे टाइप्स पूछ लिए जाए, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, आपको बताना है कौन कौन सा। एक तो मात्रात्मक, दूसरा गुणात्मक। मात्रात्मक में क्या होता है, बच्चे के अंक मापे जाते हैं, पूरे अर्धवार्षिक में कितने अंक आए या वार्षिक में कितने अंक आए, यानी पूरे साल में जो बच्चे ने क्या क्या अंक, कौन से विषय में कितने अंक प्राप्त किए, ये सब इसमें जानना होता है। गुणात्मक का मतलब क्या होता है, इसमें बच्चे का व्यवहार जाना जाता है, देखा जाता है कि बच्चे ने किस क्षेत्र में कैसा व्यवहार रहा है, खेल में क्या रहा है या और सब्जेक्ट में कैसा रहा है, ये सब इसके बच्चे के व्यवहार के बारे में जांचा जाता है और उसके बच्चे के अंक के बारे में जांचा जाता है। यानी मूल्यांकन का टाइप्स पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 2 प्रकार के होते हैं, मात्रात्मक मूल्यांकन और गुणात्मक। मात्रात्मक में बच्चे के अंक मापे जाते हैं, अर्धवार्षिक में कितने आए, वार्षिक में कितने आए, मौखिक में कितने रहे, सब ये अंक मापे जाते हैं। लेकिन गुणात्मक में क्या होता है, बच्चे का व्यवहार देखा जाता है, अभी खेल में बच्चे का क्या योगदान रहा या फिर और क्षेत्र में कौन से सब्जेक्ट में कैसा व्यवहार रहा, अनुशासन में कैसा रहा बच्चा, इसमें व्यवहार के रूप में चेक किया जाता है। ठीक है। मूल्यांकन यह अधिगमकर्ताओं यानी लर्न जो करने वाले होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उसमें क्या करता है, उस प्रक्रिया में मदद करने का तरीका खोजता है। यानी जो प्रोसेस होती है सीखने की, जो प्रोसेस होती है उसमें कर्ताओं को यानी जो लर्नर्स होते हैं उसको सीखने में क्या करता है, मदद करने के अच्छे तरीके खोजता है। कौन खोजता है, मूल्यांकन खोजता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में लिखा है मूल्यांकन इस बात पर भी फोकस करता है कि अधिगमकर्ता यानी लर्नर्स जो होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, जो अधिगमकर्ता होते हैं, मूल्यांकन किस बात पे फोकस करता है, इस बात पे फोकस करता है वे क्या और कैसे सीख रहे हैं। जो अधिगम करता है वो क्या सीख रहे हैं, कैसे सीख रहे हैं, इस बात पर फोकस करता है। कौन करता है, मूल्यांकन करता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मूल्यांकन हमें ये बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्य को प्राप्त किया है। मूल्यांकन हमें क्या बताता है कि बालक ने किस उद्देश्य को, मूल्यांकन हमें यह बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्य को प्राप्त किया है, भी कहाँ तक बच्चे ने सीखा है, किस उद्देश्य को किस सीमा तक प्राप्त किया है। ये परिभाषा किसकी है, दांडेकर की, आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण परिभाषा है। मूल्यांकन हमें ये बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है, दांडेकर के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वीएस ब्लूम के अनुसार, बीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन है वो कितने प्रकार से होता है। बीएस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन को त्रिकोण रूप दिया गया है। बीएस ब्लूम ने क्या माना है, बीएस ब्लूम ने मूल्यांकन को कितने कोणों में बांटा है, 3 कोणों में बांटा है, त्रिकोण माना है। कौन कौन से त्रिकोण है, नंबर 1 पर मानते हैं उद्देश्य, नंबर 2 पर अधिगम के अनुभव, यानी एक तो क्या होना चाहिए, मूल्यांकन के उद्देश्य होने चाहिए, दूसरा अधिगम के अनुभव, जो हमने सीखा है वो हमें अनुभव होना चाहिए, और तीसरा इसका क्या होना चाहिए, मूल्यांकन होना चाहिए। बी एस ब्लूम के अनुसार मूल्यांकन है वो कैसी प्रक्रिया है, त्रिकोण रूप है मूल्यांकन का। कितने रूप होते हैं, त्रिकोण होते हैं, उद्देश्य होता है, अधिगम के अनुभव होते हैं और मूल्यांकन होता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अब हम जानेंगे मूल्यांकन के गुण, भी एक अच्छे मूल्यांकन में कौन कौन से गुण होते हैं। अच्छा मूल्यांकन है वो किस प्रकार का होता है, अच्छे मूल्यांकन के गुण निम्नलिखित हैं, आप देखो। नंबर 1 पर है वैधता, यानी वैधता, परीक्षण की वैधता परीक्षण के उद्देश्य से घनिष्ठ रूप से संबंधित रहती है। क्या होती है, वैलिडिटी होती है, भी बच्चे ने ये मूल्यांकन संपूर्ण उसी चीज की मतलब परख करता है या जांच करता है जो बच्चे ने, जो वास्तव में जो सिखाया गया है, जो वास्तव में बच्चे ने सीखा है, उसी चीज पे क्या किया जाता है, वेदता के अनुसार, वेदता के द्वारा जांच या परख किया जाता है। वेदता परीक्षण के उद्देश्य के साथ क्या होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, ये वैलिडिटी होती है। ठीक है।
नंबर 1 गुण है ये। नंबर 2 देखो आप, वैधता के बारे में कॉनवेक के अनुसार क्या परिभाषा है। देखो, वैधता के बारे में, वैलिडिटी के बारे में कॉनवेक ने क्या कहा है। किसी प्रेक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है, सीमा तक वही मापता है जिसके लिए निर्माण किया गया है। ठीक है, किसी प्रेक्षण की वैधता उसकी वह सीमा है और सीमा तक वही मापता है जिसके लिए निर्माण किया गया है। आगे देखो, नंबर 2 में विश्वसनीयता। एक अच्छे मूल्यांकन में क्या होना चाहिए, कैसा गुण होना चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए। ठीक है, यानी पुनः मूल्यांकन में कोई अंतर नहीं आना चाहिए। एक बार किसी वस्तु या विषय को मापा गया है या मूल्यांकन किया गया है, तो अगर फिर से उसका मूल्यांकन किया जाए तो किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं मिलना चाहिए। जो पहले रिजल्ट आया वो बाद में वैसा ही आना चाहिए, तो उसमें क्या होता है, विश्वसनीयता होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट में है वस्तुनिष्ठता। एक अच्छे मूल्यांकन का 3 नंबर गुण क्या है, वस्तुनिष्ठता। यानी निष्पादन को देखकर कोई भी निर्णायक एक ही निर्णय पर पहुंच सके। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है, किसी निष्पादन को देखकर कोई भी निर्णायक जो निर्णय लेने वाला होता है, यानी वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है निष्पादन को देखकर कोई भी निर्णायक यानी निर्णय लेने वाला एक ही निर्णय पर पहुंचे, तो वो क्या होगा, वस्तुनिष्ठता होगी उसमें। जैसे फॉर एग्जाम्पल के आधार पर अगर हम देखें, तो जैसे किसी बच्चे किसी अध्यापक के द्वारा बच्चे को पूछ लिया जाता है, अभी गांधी जी का जन्म कब हुआ, गांधी जी का पूरा नाम बताओ, गांधी जी का 5वां पुत्र कौन है। तो क्लास में जितने भी बच्चे हैं, 1 2 3 4, सब एक ही आंसर देंगे। तो इसमें क्या होता है, वस्तुनिष्ठता होती है। ठीक है, एक ही निर्णय पर पहुंचा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अच्छे मूल्यांकन का 4 नंबर गुण देखो आप, विभेदीकरण। विभेदीकरण में क्या होता है, सक्षम और अक्षम में अंतर कर सकने की सामर्थ्य होनी चाहिए। विभेदीकरण कैसा होना चाहिए, भी कोई ये बालक सक्षम है या असक्षम है, इसमें अंतर करने की सामर्थ्य होनी चाहिए। एक अच्छे मूल्यांकन का कौन सा गुण है, विभेदीकरण। ऐसा गुण भी बच्चा किसी क्षेत्र में सक्षम है या असक्षम, इस बात का सामर्थ्य होना चाहिए। यानी इसमें फॉर एग्जाम्पल के तौर पर या उदाहरण के तौर पर हम देखें तो कौन कौन से शामिल होते हैं। देखो क्या क्या चीज़ शामिल होती है, सभी प्रकार के प्रश्न इसमें आते हैं विभेदीकरण में। उच्च श्रेणी, मध्य श्रेणी और निम्न श्रेणी, यानी तीनों श्रेणियों के प्रश्नों को इसमें शामिल किया जाता है और फिर देखा जाता है भी कौन सा सक्षम है या असक्षम है। इस बात को जानने का जो सामर्थ्य होता है वही विभेदीकरण कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो व्यापकता। एक अच्छे मूल्यांकन का 5 नंबर गुण क्या होना चाहिए, उसमें व्यापकता होना चाहिए। ठीक है, व्यापक होना चाहिए, वो सीमित नहीं होना चाहिए। व्यापक यानी पहला, योग्यता मापने के लिए प्रश्नों का निर्माण पूरे पाठ्यक्रम पर आधारित होना चाहिए। अगर किसी योग्यता को हमें मापना है तो पूरे प्रश्नों का निर्माण किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, अपने सिलेबस, जो सिलेबस होता है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, और इसमें योग्यता मापने के लिए हमें हिंदी भाषा में किस चीज़ पर माप सकते हैं, गद्य के अंदर, पद्य के अंदर और व्याकरण की तीनों इकाइयों का क्या कर सकते हैं, व्यापकता के आधार पर मूल्यांकन कर सकते हैं। व्यापकता का मतलब होता है इसमें गद्य भी होना चाहिए, पद्य भी होना चाहिए और व्याकरण की तीनों इकाई आनी चाहिए। और जो हम योग्यता माप रहे हैं वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, प्रश्न किसके अकॉर्डिंग, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, नेक्स्ट में है व्यवहारिकता। व्यवहारिकता कक्षा स्तर, समय सीमा ध्यान रखकर प्रश्न पत्र बनाना होता है। इसमें व्यवहारिकता का मतलब क्या होता है, जो हमारी कक्षा है उसका सत्र, उसका सत्र कैसा है, समय कैसा है, सीमा को ध्यान में रखकर प्रश्न पत्र बनाना होता है। और 2 तरह से इस पर मूल्यांकन होता है। कैसे, एक तो मानसिक स्तर देखा जाता है बच्चे का, एक कक्षा का स्तर देखा जाता है, उसके बाद उसकी व्यवहारिकता की जांच की जाती है। ठीक है, क्या किया जाता है, कक्षा का स्तर देखा जाता है और मानसिक स्तर, बच्चा कहाँ तक मतलब सक्षम है या नहीं है, ये सबको जानने के लिए, उसके व्यवहारिकता को जांचने के लिए 2 प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, मानसिक स्तर पर और कक्षा के स्तर पर। ठीक है, कक्षा का लेवल क्या है और माइंड का लेवल क्या है, उन सबको जांचने के लिए व्यवहारिकता की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो आप, उपयोगिता।
एक अच्छे मूल्यांकन की क्या उपयोगिता होनी चाहिए? एक अच्छे एक अच्छा मूल्यांकन जीवन से संबंधित और उपयोगी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? जो भी हमारे पास जानकारी है वो एक अच्छे अच्छे मूल्यांकन का ये गुण होता है, वो जीवन से संबंधित होनी चाहिए, हमारे जीवन से संबंधित होनी चाहिए और उपयोगी भी होना चाहिए, ठीक है? निष्पक्षता मतलब निष्पक्ष, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के मूल्यांकन है वो कैसा होना चाहिए? बिना किसी पक्षपात का होना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के साथ होना चाहिए, सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार करें। मूल्यांकन ऐसा होना चाहिए, किसी बात का कोई भेदभाव ना हो, किसी पक्षपात ना हो, एक अच्छे मूल्यांकन किया ही गुण होता है, ठीक है? नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में भाषा बोध प्रवीणता में मूल्यांकन का क्या महत्व है? आज का जो हमारा मुख्य मेन जो चैप्टर था वो तो यही था कि भाषा बोध प्रवीणता में मूल्यांकन का क्या महत्व है। भी भाषा बोध के अंदर प्रवीणता को लाने के लिए हमें मूल्यांकन का कैसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैंने जो कुछ आपको बताया आंकलन के बारे में, मापन के बारे में, मूल्यांकन के बारे में, ये बेसिक जानकारी होनी जरूरी है भाषा बोधता में मूल्यांकन का प्रयोग करने से पहले। तो देखो, ग्रीन मोध्य के अनुसार मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ग्रीन मोदी जी क्या कह रहे हैं? शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। ग्रीन मोदी जी का मानना है भी शिक्षा जो हमारी है उसमें मूल्यांकन एक नवीन नई अवधारणा है। इसका प्रयोग विद्यालय में कहाँ कहाँ किया जाता है? देखो, जो विद्यालय के अंदर कार्यक्रम होते हैं उसमें किया जाता है, विद्यालय का पाठ्यक्रम यानी सिलेबस में किया जाता है, शैक्षिक सामग्री जो भी होती है, खेल का जितना भी, स्पोर्ट्स का जितना भी सामान होता है उस पर किया जाता है, छात्र तथा शिक्षक की जांच के लिए होता है। ग्रीन मोदी का मानना है भी शिक्षा में मूल्यांकन एक नवीन अवधारणा है। कैसी नई अवधारणा है? कहाँ कहाँ काम आती है? विद्यालय के कार्यक्रम को जांचने में, पाठ्यक्रम को जांचने में, शैक्षिक सामग्री को छात्र व शिक्षक की जांच के लिए उपयोगी माना जाता है, ठीक है? किसके अनुसार? ग्रीन मोदी के अनुसार, आपको ध्यान रखना है। अब हम जानेंगे भी मूल्यांकन का हमारे भाषा कौशल में क्या महत्व है। जो हमने भाषा के पिछली वीडियो में स्किल पढ़े थे, 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसमें सुनने में, बोलने में, लिखने में हम मूल्यांकन कैसे करेंगे, कैसे जानेंगे भी बच्चे ने मूल्यांकन करके भी सही से सुना है या नहीं, कैसे जानेंगे बच्चे ने सही लिखना सीखा या नहीं, ये सब मूल्यांकन के माध्यम से। तो देखो, भाषा कौशल का मूल्यांकन हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। भाषा कौशल का मूल्यांकन हम क्या कर सकते हैं? निम्न प्रकार से कर सकते हैं। नंबर 1 हमारा पॉइंट है श्रवण कौशल का मूल्यांकन। जो सुनना जो है, लिसनिंग है, उसका क्या करना है? हमें इवैल्यूएशन करना है। सुनने की जो हमारी प्रक्रिया है बच्चों की, उसका क्या करना है? मूल्यांकन करना है। तो साहित्य का शिक्षण करते समय अध्यापक विषय वस्तु की जांच छात्रों के सामने करता है। जब एक अध्यापक होता है भाषा का, वो साहित्य का जो शिक्षण करता है तो विषय वस्तु की जांच किसके सामने करता है? छात्रों के सामने करता है। सामने करता है तथा छात्रों ने विषय वस्तु को ग्रहण किया है या नहीं, इसके लिए पाठ का सार पूछकर विषय वस्तु से संबंधित प्रश्न पूछता है और श्रवण कौशल की जांच करता है, के द्वारा जांच की जाती है, श्रवण कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। यानी क्या करता है अध्यापक? एक अध्यापक किसी विषय वस्तु को लेकर उसके बारे में, उसके पाठ के बारे में पूरा मतलब सार पूछता है कि पाठ का सार क्या है, क्या क्या उसमें प्रश्न आए हैं, कहाँ कहाँ से प्रश्न बनते हैं, सब ये बच्चों से पूछा जाता है भी बच्चे ने सही से सुना है या नहीं सुना है। पहले किसी, यूँ मानो पहले कोई कविता का मतलब कविता को पढ़ा दिया किसी सर ने, फिर क्लास में क्या होता है, बच्चों से पूछा जाता है भी कविता का नाम बताओ, कविता में कौन कौन से पात्र आए, कौन कौन से पात्र का क्या रोल प्ले रोल रहा, ये सब बच्चे ने अच्छे से सुना है या नहीं। इस चीज़ को जांचने के लिए हमें क्या करना होता है? श्रवण कौशल का मूल्यांकन करना होता है, ठीक है? नेक्स्ट में देखो आप, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल का मूल्यांकन। इसमें क्या होता है? विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम जैसे भाषण, कविता, पाठ, वाद विवाद प्रतियोगिता करवाना, उसके मौखिक व्यक्ति कौशल की जांच की जा सकती है। कोई एक अध्यापक है, अगर किसी बच्चे का मौखिक व्यक्ति कौशल की जांच करनी है तो क्या करवाएगा?
उसे बोलेगा भी आप तो इस पर तुम्हें भाषण देना है, भाषण को तैयार करके लाना। फिर बच्चा तैयार करके लाएगा, फिर बच्चा बोलेगा, फिर अध्यापक सुनेगा, देखेगा भी बच्चे ने सही से इस भाषण को दिया है या नहीं दिया है। या कविता का पाठ करवाएगा, कविता पढ़वा कर देखा, खड़े करके बच्चों को किताब पढ़वाना, वाद विवाद करवाना, प्रतियोगिता जितनी भी प्रतियोगिता होती है उसमें भाग लेने के लिए बोलना। यानी मौखिक जो प्रतियोगिता होती है उसमें बच्चे का क्या रोल रहता है, मौखिक रूप से बच्चा कितने अपने विचारों को व्यक्त कर पाता है, इन सभी की जांच करने के लिए ही हमें मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। वही हमारा मौखिक 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 अभिव्यक्ति कौशल मूल्यांकन कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। पठन कौशल का मूल्यांकन, इस कौशल का मूल्यांकन कविता कहानी का पाठ करवाकर, गद्य पर आधारित प्रश्नों का हल करवाकर इत्यादि के द्वारा अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का मूल्यांकन किया जा सकता है। पठन कौशल का मूल्यांकन, इसमें क्या होता है, कविता कहानी पाठ करवाकर गद्य पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। पहले क्या करवाया जाता है, कविता है कहानी का पाठ करवाया जाता है या गद्य पर आधारित प्रश्नों को पूछा जाता है। फिर देखा जाता है वे बच्चे ने कितना अर्थ ग्रहण किया है या कितना अर्थ ग्रहण करने की क्षमता है या पढ़ने की क्षमता है। ये सब पठन कौशल का मूल्यांकन किया जाता है सब के माध्यम से। नेक्स्ट में आप देखो, नेक्स्ट में है लेखन लेखन कौशल का मूल्यांकन। इसमें विद्यार्थी को लेखन क्षमताओं का आंकलन किया जाता है। विद्यार्थी लिखकर अपने विचारों को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। लिखने में सक्षम हुए हैं या नहीं हुए हैं, या बच्चे ने वर्तनी शुद्ध लिखी है या नहीं लिखी है। लिखते समय ने बच्चे ने चिन्हों का प्रयोग अच्छे से किया है या नहीं किया है। ये सब इसमें मूल्यांकन के द्वारा जांचा जाता है। ठीक है, लिखने में ये देखा जाता है भी बच्चे ने सही से कोई वाक्य है वो शुद्ध लिखा है या नहीं लिखा है, कोई शब्द शुद्ध लिखा है या नहीं लिखा है, वर्तनी का ध्यान मतलब चिन्हों का या विराम चिन्हों का प्रयोग किया है या नहीं किया है। तो ये सब जांचने के लिए लेखन कौशल का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। और पठन कौशल में क्या होता है, बच्चे से पाठ पढ़वाया जाता है, बाद में देखा जाता है बच्चे ने कितना शुद्ध पढ़ा है, पढ़ते समय बच्चे ने क्या क्या चीज़ें सीखी है, उस सब को कितना बच्चे ने ग्रहण किया है। ठीक है, और सुनने में क्या होता है, पहले बच्चे को अध्यापक है वो अच्छे से पाठ करवाता है, बाद में देख खड़े करके प्रश्न पूछता है भी सही से बच्चे ने सुना है तो वो सही आंसर दे देगा, नहीं सुना है तो गलत हो जाएगा। तो इस सब की जांच करने में मूल्यांकन हमारी क्या करता है, वो ज़्यादा मदद करता है। और जो अधिगमकर्ता होते हैं, जो सीखने वाले होते हैं, उसको इम्प्रूव करने का एक अच्छा तरीका बताता है मूल्यांकन। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट में एक अच्छे मूल्यांकन के क्या क्या उद्देश्य होने चाहिए। मूल्यांकन के क्या उद्देश्य होने चाहिए, मूल्यांकन छात्रों की सफलताओं असफलताओं का निर्धारण करने वाला होना चाहिए। मूल्यांकन कैसा होना चाहिए, भी छात्रों ने कहाँ तक सफलता प्राप्त की है या असफलता प्राप्त की है, इन सबको जांचने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। अभिप्रेरण और अधिगम के लिए आवश्यक है। किसी बच्चे को अभिप्रेरित करना है या अधिगम करना है या किसी बच्चे को कुछ सिखाना है तो उसके लिए मूल्यांकन का होना बहुत आवश्यक हो जाता है। शिक्षक तथा शिक्षण की सफलता, भी कोई शिक्षक है या शिक्षण है, जो टीचर है या टीचिंग जो हमारी सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया है उसमें कितनी सफलता मिली है हमें, कितना असफल रहा है, इन सब को जांचने के लिए उसमें सब में सुधार करने के लिए मूल्यांकन का होना अति आवश्यक होता है। प्रगति की जानकारी हेतु भी बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, कहाँ कहाँ बच्चे ने क्या क्या सीखा है, ये सब जानने के लिए क्या होता है, अधिगम का मुख्य उद्देश्य यही होता है। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि बच्चे ने कहाँ कितना सीखा है, शिक्षण विधि में कितने नवाचार हुए हैं, क्या क्या नए तरीके और लागू किए गए हैं, इसको अच्छे से जांचने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट में देखो मूल्यांकन की विशेषता क्या क्या है। एक अच्छे मूल्यांकन की क्या विशेषता होनी चाहिए, एक अच्छा मूल्यांकन है वो आंतरिक और बाह्य दोनों पक्षों में होना चाहिए। अंदर का भी सुधार करने वाला होना चाहिए और बाह्य पक्ष को भी सुधारने वाला होना चाहिए। व्यवहार के तीनों पक्षों पर फोकस करने वाला होना चाहिए। एक अच्छा मूल्यांकन कैसा होगा, व्यवहार
जो हमारा व्यवहार है उसके 3 जो पक्ष होते हैं उनमें क्या करेगा, अच्छे से सुधार करेगा। ठीक है, ज्ञानात्मक रूप से भी सुधार करेगा, भावात्मक और क्रियात्मक रूप से भी। आपको ध्यान रखना है, एक अच्छा मूल्यांकन व्यापक होना चाहिए, संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच करने वाला होना चाहिए और सतत चलने वाला होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है, क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध यानी लगातार होना चाहिए और संपूर्ण व्यक्तित्व की जांच करने वाला होना चाहिए। ठीक है, आज बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज का हमारा सेशन कैसा रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर देना।